जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 2022 के सेकंड पार्ट को क्लियर करना है PYQ की सीरीज़ का इकोनॉमी का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए करते हैं काम को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब भी हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओवन इकोनॉमी ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, वो बोलेगी भाई इस रेफरेंस में बताइए कि फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स जो है फर्म्स जो होती हैं उसकी ऑपरेटिंग इन इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट होगा। ठीक है, राइट बताना है, करेक्ट बताना है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़िए, दे कैन सेल देयर ओवन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। ठीक है, एक तो मार्केट प्लेस को समझिए कि मार्केट प्लेस होता क्या है। ठीक है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग ज़रा गौर से समझना जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कंसेप्ट। देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, वो पूछा गया है FDI पॉलिसी इन ई कॉमर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया में एक बात देखना, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में ना फॉरेन ओनर ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं, ठीक है, ये टू मॉडल पे काम करती है। पहला मॉडल जो है, जो फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनी है, वो टू मॉडल पे काम करती है। ठीक है, ओन्ड जिसको बोल रहे हैं, कौन कौन सी, एक तो है पहला आपका मार्केट प्लेस मॉडल यदि कोई वर्ड को मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, है ना। एंड सेकंड है आपका इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, ये टू टाइप के मॉडल्स होते हैं फॉरेन, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ई कंपनीज ई कॉमर्स। ठीक है, टू टाइप के मॉडल मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट ने FDI अलाउ किया है और सिर्फ किसमें, इसमें गवर्नमेंट ने जो FDI अलाउ किया है वो ओनली मार्केट प्लेस मॉडल में किया है। ठीक है, FDI इसमें अप्लाई नहीं होता, इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप लोगों के सामने कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। क्या राइट है या रॉन्ग है? देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों की। ठीक है, देख इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन कंपनी अपना खुद का माल, एक कोई फॉरेन कंपनी है, मान के चलिए आप अमेज़ोन है, ठीक है, यदि वो अपना खुद का जो माल है, ओन जो उसका अपना खुद का प्रोडक्ट है, खुद का माल है, ठीक है, यदि वो बेचे तो वो इन्वेंट्री मॉडल हो जाएगा। समझ गए? यदि अमेज़ोन कोई कंपनी है, मान के चलिए, ठीक है, यदि इसके पास खुद का माल है, इसके पास किसी अदर कंपनीज के माल नहीं है, ये अब कंपनी अपने खुद का माल बनाने लगी है और ये खुद का माल बेचने लगी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है सर, जो कंपनी खुद का माल बेचती है वो इन्वेंट्री मॉडल हो गई। ठीक है, लाइक एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ एडिडास, भाई एडिडास मान लेते हैं, अमेजोन तो छोड़ो, एडिडास मान लेते हैं। एडिडास क्या है, एक खुद की एक कंपनी है, वो अपना खुद का माल बेच रही है, खुद के शूज़ खुद की ब्रांड को बेच रही है। ठीक है, तो क्या इन्वेंट्री मॉडल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में FDI रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉरेन ओन्ड, ठीक है, ई कॉमर्स जो फर्म्स है, जो कंपनी है, ठीक है, को अपना माल बेचने की परमिशन नहीं है। ठीक है, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज को अपना जो माल है, जो अपना प्रोडक्ट है, उसको सेल करने की क्या नहीं है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, सिंपल, वो सिर्फ बायर्स और सेलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ बायर और सेलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, बस सिंपल है ना। अब एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ अमेज़ोन। ठीक है, अमेज़ोन इंडिया में थियोरेटिकली खुद का माल डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता है। अमेज़ोन जो है, ठीक है, वो थियोरेटिकली खुद का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली, ठीक है, क्या नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता है। ठीक है,
एज अ इन्वेंटरी ओनर, ठीक है। ऐसे ही काम हमारे फ्लिपकार्ट के साथ है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दे कैन सेल देयर ओवन गुड्स इन एडिशन ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, क्योंकि फॉरन ओवन ई कॉमर्स कंपनी की बात करें, नहीं भाई ऐसा अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है BOT, द डिग्री टू विच दे कैन ओवन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। बताइए, येस दिस इज राइट, बिकॉज मैं आपको यहाँ बता दूँ उसका रीज़न, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का हम यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ लोगों आपको बता रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए, मतलब ये बोलने का कि गवर्नमेंट ने रूल लगाया है कि जो मार्केट प्लेस कंपनी है, जो मार्केट प्लेस कंपनी है, किसी सेलर में जो सेलर है, जो बेचने वाला है, सेलर में कंट्रोलिंग स्टेक नहीं ले सकता, ठीक है। सेलर में कंट्रोलिंग स्टेक नहीं ले सकता है, ठीक है, नहीं ले सकती है जो मार्केट प्लेस कंपनी है, ठीक है। एक सेलर से टोटल सेल्स का 25% से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना। मतलब 25% से एक सेलर से ज़्यादा नहीं लिया जाता, एक सेलर से सिर्फ टोटल सेल का, वो भी सेल्स का 25% लिया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या हो गया, राइट, विच दे कैन ओवन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, यस 25% लिमिटेशन लगा दी, दिस इज राइट, 2 इज राइट, ठीक है, डी इज रॉन्ग। तो आंसर आपका हो गया 2। ऐसे क्वेश्चंस कई बार होता है कि वहाँ टफ होते हैं करना, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन 2022 में मेरे सामने आया था जब मैंने प्रीलिम्स निकाला था, ठीक है, और मेंस दिया था 22 को। तो मतलब कहने का जब मेरे क्वेश्चन ये मेरे सामने आया था ना, तो इस क्वेश्चन को मैंने ना थोड़ा सा करके तो आया था, स्किप नहीं किया था, बट ये मेरा रॉन्ग गया था, बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि भाई जब लिमिटेड की बात की है तो, और वो भी फॉरेन ओवन ई कॉमर्स की बात हो रही है, तो वहाँ भाई लिमिटेशन तो होगी कुछ ना कुछ। मैंने 2 राइट मारा था, ठीक है, बट मैंने फर्स्ट को भी राइट समझ लिया था, इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया था, मैंने B ऑप्शन लगाया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्ट्रेट में रफ कर देता हूँ ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग द सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, ऑफन टॉक अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। पहले हमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट ट्रांसफर का हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, जब भी कोई फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स किसी दूसरी फॉरेन कंपनी को, जब कोई पहली फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स किसी सेकंड फॉरेन कंपनी को सेल्स करती है या ट्रांसफ़र करती है, क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। बट उस शेयर्स की वैल्यू एक्चुअली इंडिया में लोकेटेड एसेट से हो रही है। मान के चलिए जो शेयर की वैल्यू है वो इंडिया में लोकेटेड जो एसेट्स है वहाँ से क्रिएट हो रही है उस शेयर की वैल्यू, जो एक फॉरेन कंपनी सेकंड फॉरेन कंपनी को सेल्स कर रही है, ठीक है। तो अब इंडिया बोलेगा कि भाई ये इनडायरेक्टली इंडिया एसेट्स का ट्रांसफ़र है, भाई डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, क्योंकि शेयर की वैल्यू कौन दे रहा है, इस शेयर्स को वैल्यू कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। भले ये शेयर्स फॉरेन कंपनी के हैं, ठीक है, और इसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरी फॉरेन कंपनी को, बट इंडिया क्या कहेगा, इंडिया बोलेगा भाई ये इनडायरेक्टली किसके शेयर्स हैं, किसके एसेट्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आप कहोगे इंडिया के, क्योंकि इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो इस शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बात आई समझ में। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक इसको हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडिया एसेट्स, ये भी बोल सकते हैं। आगे अब बात कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलता है, ए इंडिया कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट।
ये तो नॉर्मल आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है ना, इनडायरेक्टली ट्रांसफर तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि एक इंडिया कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इन ए फॉरेन एंटरप्राइज, ठीक है, एंड पेइंग टैक्सेस, और टैक्स भी दे रही है ना, द फॉरेन कंट्री को ऑन द प्रॉफिट्स, उस प्रॉफिट्स पे जो उनको इन्वेस्ट के द्वारा हो रही है। तो ये तो इनडायरेक्टली है नहीं, इनडायरेक्टली तो मैंने बताया ये है इनडायरेक्ट का, कि एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी को शेयर्स ट्रांसफर करिए, और उस शेयर्स की जो वैल्यू है वो इंडिया से जा रही है या किसी अदर कंट्री से आ रही है, तो क्या इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। ऐसा तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट वो दिखा रहा है कि भाई एक टाइप से कि आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड, ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट इस इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लग रहा है ये है? ये तो नॉर्मल एफडीआई है भाई, ये तो नॉर्मल एफडीआई है, ठीक है। फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, सिंपल है, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, तो एफडीआई का रूल हो गया, समझ रहे हो। एंड पेइंग टैक्सेस कंट्री टू बेस प्रॉफिट ऑन राइज, तो एफडीआई है, ये भी गलत हो गया, जबकि हमको तो इंटरेक्ट ट्रांसफर देखना है। सी पढ़ते हैं, ए इंडिया कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। अभी बताइए, ये कैपिटल गेन है भाई, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। सी भी इज रॉन्ग, समझिए, क्योंकि इंडिया कंपनी फॉरेन टेंजिबल एसेट्स खरीद के बेचती है, ठीक है। अब बढ़ते डी, ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, दिस इज राइट। ये तो मैंने आपको समझाया ना, ये तो बताया मैंने आपको इसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर में, तो डी स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो। शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक अदर कंपनी को, बट उस शेयर्स की वैल्यू जो है डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यूज फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक। आए समझ में क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट का ही गेम है सारा का सारा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो को आप ना 1-2 बार जरूर देखना एग्जाम से जाने से पहले, जब आप इकोनॉमी कवर कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों के सामने, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ए ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी या एक कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की वर्ड से एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बोल रहे कौन सा करेक्ट है और कौन सा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे, सिंपल है, ठीक है। एक्यूरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ इस बारे में, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जब से ये मैंने 2011 की सीरीज़ स्टार्ट की है 2025 तक की इकोनॉमी की, ठीक है, अब तक हमने 12 ईयर्स के पेपर कंप्लीट कर लिए। तो मैंने आपको उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कई बार मैनी टाइम्स बता चुका हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप खुद ही दोगे मुझे, ठीक है। बट मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता हूँ, वीडियो पॉज करना और उसका जवाब आप खुद से देना, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊँगा। इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना, फ्यूचर में बेनिफिट होता है, फ्यूचर में बेनिफिट देता है, ठीक है। बैलेंस शीट एसेट्स बनाकर आता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, लाइक मशीनरी खरीदना, मशीनरी परचेज करना, एसेट्स क्रिएट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एसेट्स हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, लाइक बिल्डिंग, हाईवे वगैरह, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ठीक है। ये पर न्यू टेक्नोलॉजी आई है आपके पास, लाइक बोल सकते हो डिजिटल, मैं क्या बताऊँ, जैसे लाइक आपका यूपीआई हो गया, ठीक है। वो भी एक क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं टेक्नोलॉजी, ठीक हो, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। यूपीआई बना था 2015 के आसपास या 16 के आसपास, सॉरी मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो इन फ्यूचर आज 10 साल हो गए हैं, काफ़ी फ़ायदा हमको लोगों को मिल रहा है यूपीआई से, है ना। ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया रेवेन्यू डे टू डे एक्सपेंशन जो है हमारे दिन प्रतिदिन के खर्च हो गए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया, मतलब डे टू डे के आपके एक्सपेंस हो गए, ठीक है। आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया, शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म देता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया। एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक सैलरी देना,
रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आइए बात करते हैं। एक्यूरिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस दिस इज राइट। मैंने आपको बताया न्यू टेक्नोलॉजी, आप कहोगे यस सर, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, इसको काट दीजिए, ठीक है, एंड इसको काट दीजिए। अब आप आगे 50-50 पे आ गए, इजीली 50-50 पे आ जाओगे यदि आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो। सेकंड पढ़ते हैं, डेबिट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या डेबिट फाइनेंसिंग इज अ कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये कैसा सवाल है, ये तो नहीं हो। यदि हम लोन ले रहे हैं तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं भाई, लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, समझ लो। डेबिट लेना मतलब लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, डेबिट लेना मतलब, डेबिट मतलब आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, तो ये तो उसमें नहीं आता है। सेकेंडली, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भाई इक्विटी इशू करते हैं वो शेयर्स कैपिटल बढ़ाता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इक्विटी फाइनेंसिंग क्या कर रहा है? ये दोनों मेथड जो है, डेबिट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, ये दोनों जो मेथड होते हैं ना, ये मेथड होते हैं फंड को राइज करने के, फंड को बढ़ाने के। भाई देखो, डेबिट फाइनेंसिंग, आप किसी से उधार लोगे, किसी से लोन लोगे, तो वो एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा है ना, वो तो लोन ले रहे हो, आप अपना फंड बढ़ा रहे हो, लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक्सपेंडिचर का मेथड नहीं है। एक्सपेंडिचर तब होता है जब हम पैसा खर्चा करते हैं, बट हम तो पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, हम तो ले रहे हैं। तो दिस इज स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग हो गई। तो आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई बात समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ए शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स, यस या नो? वैसे तो ये स्टेटमेंट राइट है, नॉर्मली बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो वो कर देगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। अब आप एक बार बताइए, आप इंडिया के क्या हो? आप इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है, आपके पास कुछ सेविंग्स है, मान लीजिए एक्स रुपीज़ आपके पास क्या है? सेविंग्स है, ठीक है। अब उस सेविंग को क्या करेंगे? अब उस सेविंग को हो सकता है वो बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, आप उसको हो सकता है कि बैंक में डिपॉजिट कर दो, सिंपल है, या और ऑप्शन हो सकता है लाइक इंश्योरेंस करवा दो। एक ऑप्शन हो सकता है प्रोवाइड फंड्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे अब बैंक क्या करेगा? अब ये सब चीज़ें बैंक के पास आ गई हैं, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? आपकी सेविंग का कुछ हिस्सा किस में इन्वेस्टमेंट कर देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एक बैंक परचेज कर लेगा आपकी सेविंग से, जो आपने बैंक में डिपॉजिट की, ठीक है। वो गवर्नमेंट बोरोइंग का पार्ट हो गया, नहीं हो गया? बताइए, गवर्नमेंट बोरोइंग का क्या पार्ट हुआ, नहीं हुआ? आपको कहोगे यस सर, पार्ट बन गया ऑटोमेटिक, ठीक है। इनडायरेक्टली हुआ, आपने सेविंग करी बैंक में जमा, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट का क्या हो गया? वो बोरिंग साधन बन गया, ठीक है। दिस इज राइट, इनडायरेक्टली, समझिए। सेकेंड स्टेटमेंट, डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है, पहले आपको पता चाहिए डेटेड सिक्योरिटीज़ होती क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू ए मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ओकेशन फॉर्म लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेबिट, ठीक है। पहले बताइए कि डेटेड सिक्योरिटीज़ होती क्या है। डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर में जाके मैच्योर होती है, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर, ये इसमें जाके मैच्योर होती हैं, ठीक है। आप इनको भुना सकते हो, सिंपल बात। फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। ओकेशन के थ्रू इशू होती है, ये बात है, ओकेशन के थ्रू इशू होती है, ठीक है। आगे बात समझिए। तो वो बोले डेटेड सिक्योरिटी इशू एट ए मार्केट रिलेटेड रेट्स इन द ओकेशन फ्रॉम ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेबिट, यस दिस इज राइट। ये गवर्नमेंट इंडिया का मेन बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना। ये जो है इंडिया गवर्नमेंट का मेन बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, मेन बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है ये, ध्यान रखना। कौन? डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आरबीआई के थ्रू ओकेशन होते हैं एट मार्केट
डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट पर, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट राइट, तो बोथ इज़ राइट। आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। चलिए, एक बार में नहीं क्लियर होंगे, 2-3 बार आपको वीडियो देखनी है तो देखिए, टाइम है अभी आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन तो पॉलिटी का है, ये अपना इकोनॉमी का नहीं है ना, इसको स्किप करना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका ये कंप्लीट हो गया है 10 नंबर क्वेश्चन तक के। ठीक है, एंड चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, 2022 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट 2023 और 2024 और 2025 के रह जाएंगे आपके PYQ पेपर्स। ठीक है, इनको हम जल्दी करेंगे कवर। चलिए अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।